इसमें नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, अब देखिए मैनेजमेंट के फंक्शन ही चल रहे हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन ही चल रहे हैं हमारे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग आपने करी, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखा, प्लानिंग में हम सोचते हैं और ये देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने रिसोर्सेज को जुटाते हैं, ठीक है, और पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। स्टाफिंग में हम उन जो पोस्ट हमने क्रिएट की है उनके ऊपर हम लोगों को लगा देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। तो चौथा फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। निर्देशन जो है संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग का आपको एक नॉर्मल मीनिंग भी पता है कि डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्शंस देना, निर्देश देना, बताना कि कोई कार्य किस प्रकार से करना है। तो एम्प्लॉयज को वो सारी चीजें बताई जाती हैं। एक आम भाषा में डायरेक्शन देने को ही निर्देशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में देखिए प्लानिंग के सारे फंक्शन, प्रबंध के, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग कर लेने के बाद में अब किसका नंबर आ जाता है, डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का काम शुरू हो जाता है। तो अब हमने ये स्टाफिंग में क्या किया था, जो एफिशिएंट पर्सन थे उनको हमने क्या कर लिया, अपॉइंट कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दी उनकी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित हो, कैसे काम शुरू करे, क्योंकि चलो पोस्ट पर तो उनको लगा दिया, लेकिन अब उनको डायरेक्शंस भी देनी पड़ेंगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। तो कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिंग, ठीक है। अब निर्देशन में क्या होता है, जो भी हमने रिक्रूटमेंट की है, जो भी स्टाफिंग की है, लोगों को अपॉइंट किया है, एफिशिएंट पर्सन्स को हमने काम पर लगाया है, तो उनको इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वे खुद ही काम करने के लिए अग्रसर होने लगे। किसी से हम जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कार्य करता है तो वो कार्य बढ़िया ही करता है। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को जो है मोटिवेट किया जाता है कि वे अपने काम को मतलब अपने आप ही अपनी इच्छा से करें, तो इससे क्या होगा, काम बढ़िया होगा। तो संस्था के उद्देश्य जो है उनकी प्राप्ति में ये अपना योगदान देते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर दो मिलते जुलते शब्द हैं, मैनेजिंग और डायरेक्टिंग, तो इनका अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजिंग में क्या आता है, सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। और जो डायरेक्टिंग है, मैनेजिंग जो है वो वाइडर टर्म है, मतलब एक विस्तृत धारणा है, और जो डायरेक्टिंग है वो क्या है, एक संकुचित धारणा है, एक छोटी मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग पे आ जाते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि हम क्या होता है डायरेक्टिंग। अब हम मीनिंग पे आ जाते हैं कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को डायरेक्शंस देना, मार्गदर्शन देना, कम्युनिकेट करना, संदेशवान मतलब उनको कम्युनिकेट करना। मैनेजर जो है वो जब तक ये नहीं बताएगा कि हमने क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं, तब तक वो एम्प्लॉइज काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उनसे। उसके बाद उनको मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, ताकि वो उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करें। तो यह प्रबंध प्रक्रिया का एक वो अंग है जो सुनिश्चित करता है कि एक संगठन में लोग कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को वो करें। इसे प्रबंध का क्रियाशील होना भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है। इसके बाद डेफिनेशन आ गई, इसकी डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। इसमें मिनिमम 1 तो करें और जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं वो आप लर्न करें। इसके बाद है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या विशेषताएं हैं डायरेक्टिंग की। सबसे पहली है निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। स्टाफिंग का काम पूरा करने के बाद अब जो लोगों को आपने एम्प्लॉइज को लगा लिया पोस्ट के ऊपर, वो एक्टिवेट कैसे हो, वो काम कैसे करें, वो एक्शन में कैसे आए, मतलब इनिशिएट कैसे करें अपने एक्शंस को, तो ये कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्शन से उनके अंदर क्या आती है, गतिशीलता, क्योंकि उन्हें जब ये पता चल गया कि उद्देश्य क्या है, उसे कौन से उद्देश्यों के लिए कार्य करना है, तो वो अपने आप फिर मोटिवेट होकर कार्य करने लग जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेट होते हैं और गतिशीलता आती है उनमें। सेकंड है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन की जरूरत हर एक लेवल पर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक लेवल पर हमने डायरेक्शंस दे दी, दूसरे लेवल पर नहीं। जितने भी लेवल हैं
प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, तीनों पर जो है वो निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कॉन्टिन्यूअसली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दी और उसके बाद हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, नहीं। टाइम टू टाइम उनको बार बार मार्गदर्शन देना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी उद्देश्य जो है वो पूरे हो सकते हैं। तो उसके बाद निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। डायरेक्शन कौन देगा? हायर लेवल से नीचे की ओर आते हैं डायरेक्शंस। नीचे से तो कोई सुझाव या कोई शिकायत, इस प्रकार की बातें नीचे से जाती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आ जाती है। इंपॉर्टेंस में सेम यही है, गतिशीलता प्रदान करता है, जो आपने अभी पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट करने के बाद गतिशीलता कब आएगी? जब उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी एम्प्लॉइज को। सेकंड, कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। एम्प्लॉइज जो है वो जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अगर एक भी कर्मचारी बढ़िया काम ना करे अपना, तो क्या होगा? उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद कर्मचारी जो है सभी के कार्यों में समन्वय होना चाहिए, समन्वय होगा तभी उद्देश्य पूरा होगा। और ये समन्वय कैसे होगा? जब डायरेक्शंस दी जाएंगी, सभी कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप अपने काम को किस प्रकार से करें, तो वो अब सभी मिलजुल कर काम करेंगे और उनमें क्या आएगा? एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन आएगा। और जब मिलजुल, जैसे एग्जांपल दिया इसने, एक रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम पर एक कर्मचारी ग्राहकों का अभिनंदन करता है, दूसरा उनको माल दिखाएगा, तीसरा पैकिंग, चौथा भुगतान, पांचवा उनको विदा कर देता है। तो सभी पांचों एम्प्लॉय जो है वो अपना जब काम अच्छे से करेंगे तो कस्टमर तभी सेटिस्फाई होंगे। अब मान लीजिए कि जो माल दिखाने वाला एम्प्लॉय है वो ठीक से व्यवहार ना करे, तो सभी की मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार। तो ये इंटीग्रेशन होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन इनकी क्रियाओं में आना जरूरी है। वो किससे होगा? डायरेक्टिंग से होगा। डायरेक्टिंग जो है वो मोटिवेशन का एक माध्यम है, इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। यानी कि कर्मचारी जो है उद्देश्य उसी को पूरा करना होता है, और जब वो मोटिवेट कर दिया जाए किसी कर्मचारी को, तो वो उस उद्देश्य को पूरा करेगा। और कैसे करेगा? पूरे लगाव से, अपने समर्पण भाव से वो कार्य को करता है। अब ये आ जाता है कि कर्मचारियों को मोटिवेट कैसे किया जाए। तो अभिप्रेरण का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टिंग के द्वारा, डायरेक्शंस के द्वारा। उदाहरण के लिए, प्रबंधक निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं को मौके पर ही दूर कर देता है और उनका सही मार्गदर्शन करता है। इससे उनका कार्य निष्पादन उच्च कोटि का होता है। बढ़िया कार्य निष्पादन पर उन्हें शाबाशी दी जाएगी और उनके जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। उसके बाद ये परिवर्तनों को लागू होना संभव बनाता है। परिवर्तन मतलब कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस जब आते हैं तो एम्प्लॉयज उसका विरोध करते हैं, ठीक है, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन डायरेक्टिंग के द्वारा उनको बताया जाता है कि ये परिवर्तन जो आएंगे उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, हमें प्रॉफिट बढ़िया होंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। तो ये डायरेक्टिंग में उनको मोटिवेट कर दिया जाता है, तो वे परिवर्तनों का विरोध नहीं करेंगे, वहां पर वो सहायता करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक कोई ऑफिस में टाइप मशीनों की जगह कंप्यूटर लगवा दिए जाएं, तो जो टाइपिस्ट है उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? विरोध करेगा, उसको लगेगा मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस जो मैनेजर है वो उसको मोटिवेट करता है कि आप इस प्रक्रिया में भागीदार बने, आपको ट्रेनिंग देंगे हम और कंप्यूटर सिखा के, और आपको हम जो है वो, आप जब कंप्यूटर सीख लोगे तो आपको फिर और बढ़िया सैलरी मिलेगी और आपको जो है प्रमोशन के भी चांसेस रहेंगे। तो परिवर्तनों को लागू करने के लिए डायरेक्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजर जो है वो उनको डायरेक्टिंग के माध्यम से ही मोटिवेट करेगा कि आप परिवर्तन का विरोध ना करें, बल्कि परिवर्तन को एक्सेप्ट करें और इसमें सहयोग करें। उसके बाद इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली कभी कभी ये कह रहा है कि भी देखो, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका उद्देश्य अलग होता है, वो चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़िया हो, बस। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? भाई हमारे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो दोनों में संघर्ष पैदा हो जाता है। मालिक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम जो है वो सेव करें, सैलरी कम दे, और एम्प्लॉय चाहते हैं भी हमें सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है? उनको मोटिवेट किया जाएगा डायरेक्टिंग के माध्यम से, उनको एक जो है ना कोऑर्डिनेशन या संतुलन बनाया जाएगा, ठीक है।
एक और व्यक्ति एक कंपनी में ज्यादा वेतन और तरक्की के उद्देश्य के लिए काम करते हैं, और कंपनी के उद्देश्य क्या होते हैं? ज्यादा लाभ हो, बाजार में हिस्सा प्राप्त हो उनको। तो प्रबंधक जो है निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को ये बताएंगे कि आप कंपनी के उद्देश्य को अगर पूरा कर देते हैं तो आपका उद्देश्य वैसे ही पूरा हो जाएगा। भाई आप कंपनी के उद्देश्य यानी लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक जो है वो बढ़िया होगी। तो एग्जाम्पल ये देख लेना आप, उदाहरण के लिए लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी लिमिटेड ने अपने विक्रयकर्ता को निश्चित वेतन के अतिरिक्त बिक्री पर कमीशन भी देती है। कमीशन से प्रभावित होकर वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहता है। तो इसी प्रयास में 2 के साथ एक मुफ्त की स्कीम लागू करने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन उच्च प्रबंधक इसे महंगी स्कीम बताते हुए इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा? हित में टकराव हो जाएगा दोनों के। तो बिक्री प्रबंधक यानी सेल्स मैनेजर डायरेक्टर की भूमिका निभाते हुए विक्रयकर्ता को बिक्री वृद्धि के उपाय सुझाकर टकराव को समाप्त करके संतुलन, तो डायरेक्टिंग के माध्यम से ही ये जो टकराव इनके बीच में है इसको खत्म करके, और कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य भी पूरे हो और पर्सनल उद्देश्य भी पूरे हो। इसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग।